Uh, so, as I said, it is used as a food supplement in the form of tablets. They are called as pollen tablets. In Western countries, large number of products are formed from pollen. Okay, they are in the form of tablets or syrup that are available in market. So sometime, as I told, like pollen grain provide the instant energy. So athlete and race horses are also provided with the pollen tablets, so that as they require the rigorous energy, instant energy, so they are provided with the pollen grains. These are some pollen tablets, pollen creams used used in the form of food supplements. Okay, अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि पोलन ग्रेन का डाइसेंस कैसे होता है, एंथर मैच्योर होने के बाद पोलन ग्रेन कैसे शेड हो जाते हैं, कौन से स्टेज पे शेड होते हैं. ओके, एक बार पोलन ग्रेन शेड हो गया तो आइदर इट हैज टू लैंड ऑन स्टिग्मा बिफोर दे लूज वायबिलिटी. वायबिलिटी का मतलब होता है कि एक बार वो स्टिग्मा पे चले गए, whether it be of the same plant or of different plant. Okay, so after that, once it attain the viability, means now it will go further for fertilization. Okay, so generally viability varies in different cereals and different crops. Like if I'm talking about rice and wheat, in some cereals like pollen grain lose viability within 13 minutes of their release, and in some wait see, some cereals means viability का मतलब होता है कि like राइस हो गया, wheat हो गया, तो उनमें जब फ्लावर्स में पोलन ग्रेन रिलीज होता है तो वो पोलन ग्रेन 30 मिनट में अगर किसी स्टिग्मा पे चला गया तो वहां पे वो फ्यूजन होगा विदिन 30 मिनट. अगर विदिन 30 मिनट वो नहीं पहुंचता है, सो इट लूजेस इट्स वायबिलिटी, मतलब वो अनफंक्शनल हो जाता है. दैट टाइम इट इज ऑफ नॉट यूज. नाउ नेक्स्ट थिंग, ये रोजेसिया, लेग्यूमिनेसिया एंड सोलेनेसिया, दीज आर द फैमिली. हमने 11th क्लास में पढ़ा था. रोजेसिया मतलब रोज फैमिली, लेग्यूमिनेसिया मतलब लेग्यूमिनस, जो भी सिरल्स रहते हैं, जो भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जिनके रूट में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं, such crops or such plants comes under the family called Leguminosae. Solanaceae family potato family को बोलते हैं. ठीक है, सो उनकी वायबिलिटी लाइक 4 months होती है. ओके, देन नेक्स्ट, अभी देखो, अगर मैंने आगे पहले पढ़ा कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको प्रिजर्व भी किया जाता है आज इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स, और फॉर लाइक आप लोगों ने देखा होगा इन ह्यूमंस में क्या होता है कि स्पर्म्स को प्रिजर्व किया जाता है. ओके, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इसी को बोलते हैं, स्पर्म को प्रिजर्व किया जाता है. और जो मेल स्पर्म प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, तो जो मेल स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, उसकी जगह वो स्पर्म जो है फीमेल की बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है. दैट इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. आप आगे पढ़ोगे. तो यहाँ पे जो इन पोलन ग्रेन्स को प्रिजर्व किया जा सकता है, तो हम यूजुअली ऐसे ही नहीं उठा के पोलन ग्रेन को कहीं पे रख सकते. हम लोगों को पोलन ग्रेन को प्रिजर्व करने के लिए डिजायर्ड टेम्परेचर चाहिए होता है, डिजायर्ड लिक्विड चाहिए होता है. फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगर मुझे पोलन ग्रेन को प्रिजर्व करके रखना है, सो जनरली पोलन ग्रेन आर प्रिजर्व्ड इन liquid nitrogen under -196 degree Celsius. Okay, सच a low temperature पे हम लोग पोलन ग्रेन को प्रिजर्व करते हैं. नाउ एक चीज आती है कि इन पोलन ग्रेन्स को प्रिजर्व करने को क्या बोलते हैं. सो जनरली preservation of pollen grains of large number of species for years is nothing but called as cryopreservation. क्या बोलते हैं? cryopreservation. Okay,
सो जो जहाँ प्रिजर्व किया जाएगा उन्हें बोलेंगे पोलन बैंक। जैसे सीड्स को हम प्रिजर्व करते कहीं पे तो हम सीड बैंक बोलते हैं, अकॉर्डिंगली पोलन ग्रेन के प्रिजर्वेशन के प्लेस को हम लोग पोलन बैंक बोलेंगे एंड दिस टेक्निक इज कॉल्ड द क्रायो प्रिजर्वेशन। ओके, यहाँ पे खत्म होता है अपना मेल पार्ट, मतलब हमारा जो माइक्रोस्पोरेंजियम से कहानी माइक्रोस्पोरेंजियम से शुरू होती है, या फिर माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल मतलब क्या होता है माइक्रोस्पोरोफिल? स्टार्टिंग में बताया था मैंने, व्हाट इज इट? एनीबॉडी? माइक्रोस्पोरोफिल क्या होता है? स्पीक लाउड। स्टेमन। एग्जैक्टली, इट इज स्टेमन। तो कहानी स्टेमन से शुरू होती है, स्टेमन पे जो एंथर है उससे शुरू होती है टिल द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। यहाँ तक पता समझ में आ गया सबको? जो भी डाउट्स है आई विल क्लियर दैट एट द एंड ऑफ सेशन। नाउ विल मूव टू द पिस्टल। पिस्टल मतलब मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की अभी मैं बात करूंगी। पिस्टल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके, नाउ यहाँ पे देखो गाइनोशियम, जैसे यहाँ पे बताया गया है, गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। देन गाइनोशियम में कंटेन सिंगल पिस्टल। अगर एक पिस्टल है तो उसको मैं क्या बोलूंगी? मोनोकार्पेलरी। ओके, if it has more than one pistil then I'll called it as a multicarpellary. okay, ठीक है। नाउ अगर मुझे पता चल गया एक पिस्टल है तो मोनोकार्पेलरी, दो एक से ज्यादा पिस्टल्स है देन आई कॉल्ड इट एज अ मल्टी कार्पेलरी। नाउ अगर पिस्टल फ्यूज्ड है, ठीक है, तो उसको मैं बोलूंगी सिनकार्पस। क्या बोलूंगी? सिनकार्पस। दिस विल कॉल्ड एज अ सिनकार्पस। नाउ if that pistils are free then I called it as a apocarpus. Okay, so as I told you, pistil has 3 parts, that is stigma, style and ovary. Now what are the functions of these parts? Like if I'm talking about the male reproductive part, it consists of 2 parts, that is called anther and filament. If I'm talking about the female reproductive part, it consists of 3 parts, that is stigma, style and ovary. As if I'm talking about the most uppermost part of the pistil, that is called stigma. So it is nothing but the landing platform for the pollen grains. Whatever the pollen grains come in contact with the female reproductive structure, firstly it will land on the first or the main important part of a female reproductive structure, that is called the stigma. Okay, then next is, as stigma is elongated, so and sorry, style is elongated and it is beneath the stigma. Stigma के नीचे होता है style, that is the long part. Long part, like we saw in the structure of diagram of the flower, that the uppermost part of the pistil is called the stigma, and the long filament extended towards the ovary, that is nothing but the style. Okay, and the basal bulged part is called the ovary. We have seen it. Okay, and the place inside the hollow space inside the ovary is called as the ovarian cavity. Okay, we know that whichever the empty space present, we generally call it as a cavity, and since it is the empty space of the ovary, we called it as the ovarian cavity, and general language we called it as a locule. Okay, now this term we are talking about, see, this term will be talking about in sexual reproduction in human beings also, but यहाँ पे देखो जो ओवेरियन कैविटी होती है ना, उसके अंदर एक प्लेस होती है जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। ओके, अभी मुझे बताओ, आप लोगों ने 11th में ना एक टर्म पढ़ा है प्लेसेंटेशन, व्हाट इज इट? किसी को थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो प्लीज शेयर कीजिए, व्हाट इज प्लेसेंटेशन?
एक्साइल प्लासेंटेशन, वर्ल्ड प्लासेंटेशन, ये 6 टाइप्स के डिफरेंट प्लासेंटेशंस होते हैं. एनीबडी व्हाट इज प्लासेंटेशन? एनीवन? एनीवन? ओके, देखो प्लासेंटेशन का मतलब होता है डिफरेंट positions of ovule present inside the ovary is called the placentation. okay okay अभी हम लोग पहले ये स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद नीचे वाले पार्ट्स में जाएंगे. now guys, if I am talking about, this is my pistil and this is the stigma. okay, the uppermost part of a female reproductive structure is called stigma. The slender part, elongated part that extended towards the ovary is called the style, and it is the way by which the pollen grains enter into the female reproductive structure and reach to the ovary where the fertilization takes place. So as I told you, this is the ovary and below the ovary is called the thalamus. We came across with this word earlier also. Now, this is the syncarpus ovary. What is meaning of syncarpus? Anybody? अभी तो मैंने बताया क्या होता है syncarpus का मतलब. Anyone? syncarpus का मतलब क्या होता है? Anyone? Pistil is fused. Okay, okay. And apocarpus means? Apocarpus means Which pistils are free. Okay. Guys, ये जो ऐसे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं ना नीचे, ऐसे मल्टीकाल कार्पेलरी हो गया, सिनकार्पस हो गया, ये आपको एग्जाम्पल्स याद रखने होते हैं बिकॉज ये एग्जाम्पल्स ना लाइक अगर मैं बात करूँ सिनकार्पस एपोकार्पस, देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल ऑफ इट. So आपको अगर एग्जाम में नीट एग्जाम, obviously most of students will be going to give the NEET exam in the coming year. So we can कोई भी example ये लोग नहीं दे सकते. Basically they will pick up the examples from the NCERT strictly, right? So that time what you have to do is कि these are the examples which they are going to ask because these are there in NCERT. So आपको ये याद रखना है, like this is the example of Syncarpus papivore. Okay, multicarpellary, these are multiple carpels. Okay, now yeah, this is very important part. See, आपके बुक में सिर्फ एपोकार्पस स्ट्रक्चर ही दे रखा है. गायनोशियम, फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, दैट इज ये ओवरी है. पता है ओवरी में ये जो टर्म्स है अभी आप आगे पढ़ोगे, बट आपको मैं बता रही हूँ, these are the epocarpus, this is the epocarpus, this is fused and this is free. Okay, now here if I'm talking about anatropous ovule, see here you have to keep in mind when chalazal part is at the bottom and the micropyle and is at the top, means this type of ovule is called the anatropous ovule. Like this is the ovary. Okay, but in this ovary, if the basal part represent the chalazal pole and the uppermost part, topmost part represent the micropyle or the micropillar pole, such type of structure and such type of ovule is known as, this is the ovule. Okay, so this is the ovule is known as anatropous ovule. Okay, now now we'll, before going into these things we should familiar with a few words. like हम लोगों ने पढ़ा था फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में माइक्रोस्पोरेंजिया. क्या होता है माइक्रोस्पोरेंजिया? एनीबॉडी? माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है, पढ़ा है ना अभी? pollen sac. ओके, माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन सैक होती है. मेगास्पोरेंजिया मींस ए पे तो लिखा है सीधा ओव्यूल.
क्या होता है? ओव्यूल्स. ओके. Number of ovules in a ovary may be one or may be many. So if I'm talking about the number of ovule, if I'm talking about number of ovules, then it may be one in wheat, paddy and mango. एक ही आप लोगों को सीड मिलता है ना मैंगो में, that is nothing but number of ovules is one in that. So if I'm talking about many ovules, papaya, watermelon, orchid, उसमें सीड्स कितने होते हैं? पपाया में एक ही सीड होता है क्या? पपाया में बहुत सारे सीड होते हैं, वाटरमेलन में बहुत सारे सीड्स होते हैं, ऑर्किड्स में बहुत सारे सीड्स होते हैं. So they are, that's why they are, there are. देखो ओवरी क्या बनाता है? दो चीज आपको समझनी चाहिए हमेशा. ओवरी हमेशा फ्रूट बनाता है, ओव्यूल हमेशा सीड बनाता है, ये याद रखना. तो नंबर यहाँ पे नंबर ऑफ ओव्यूल्स वेरी कर रहा है. एक ही ओव्यूल हुआ तो एक सीड बन रहा है व्हीट, पैडी, मैंगो. अगर एक से ज्यादा ओव्यूल होंगे, so it give you will observe so many seeds in that. If I'm talking about lemon, सब लोगों ने नींबू देखा है? नींबू में एक ही बीज होता है क्या? बहुत सारे बीज होते हैं, लाइक 2, 3, 4, 5 ऐसे बीज होते हैं. They are nothing but the ovules. Ovules develop into seed and ovary develop into fruit. Okay. Let's talk about मेघास्पोरेंजियम, जहाँ पे हम लोगों ने पोलन से के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हम लोगों ने पोलन से की बहुत बात की थी, दैट इज माइक्रोस्पोरेंजियम. हियर विल बी स्टडीइंग अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव या मेघास्पोरेंजियम की बात करेंगे, दैट इज द ओव्यूल. ओके. So if I'm talking about ovule, the ovule is a very small structure attached to the placenta by the mean of stalk called funicle. Here they mention funicle. See, this is the part that is attached. Okay, so this part of attachment, okay, this is called funicle, and this is the layer, one layer attached to the upper portion of the funicle, that is called the hilum. What we call hilum. Okay, this junction or the fusion of layers, okay, and this junction is called the micropyle, and since this is the topmost part, we'll call it as the micropillar pole. These are the integuments, what we called it as integuments. So that is the outer integument, it is the inner integument, this is nucellus, and this is the nucellus, and this part is the embryo sac. Okay, and this is the chalazial pole. क्या क्या होता है? Let's see. As I told you, the body of the ovule fused with the funicle. Guys, this body of the ovule fused with the funicle with the help of something called as hilum. That is what it is written over. Body of the ovule fused with the funicle in a region called hilum. Okay. Now, here it is written like ovule or funicle का जो junction है, that is nothing but the hilum. Okay. Now, ओव्यूल जो है उसके पास दो प्रोटेक्टिव एनवलप्स हैं जिनको हम बोलते हैं इंट्यूगमेंट्स. क्या कहते हैं? इंट्यूगमेंट्स. इंट्यूगमेंट किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है? किसको इनसर्कल कर रहा है? न्यूसेलस को. ठीक है. न्यूसेलस के टिप पे एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, और जो टिप होता है उसको बोलते हैं माइक्रोपिलार पोल. माइक्रोपिलार पोल के जस्ट ऑपोजिट में एट द बेसल पार्ट आप लोगों ने क्या देखा? चैलेजल पोल. ओके, एंड दैट इज नथिंग बट द बेसल पार्ट ऑफ अ ओव्यूल. ओके, अभी इंट्यूगमेंट्स के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, मास ऑफ सेल्स, उनको हम लोग बोलेंगे न्यूसेलस.
ओके। और जो न्यूसेलस के सेल्स होते हैं उनके पास फूड अबंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल होता है, और न्यूसेलस के अंदर जो रहता है दैट इज द एम्ब्रियो सैक एंड इट इज द हीरो of the female this is the main part of the female reproductive part, that is the embryo sac. Okay. And generally ovule has a single embryo sac formed from the megaspore. Now let's see what megaspore is. Megaspore is and how it is formed. देखो, here again it is written that formation of megaspore from megaspore mother cell is called megasporogenesis. Okay, so it is only written over here like formation of megaspore from megaspore mother cell is called megasporogenesis. आप जब डेफिनेशन लिखोगे ना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो मियोसिस वर्ड लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। जनरली यहाँ पे नहीं लिखा है बट वहां पे लिखना जरूरी है। नाउ what exactly happens once this megaspore mother cells are formed? These ovules are generally differentiated to form single megaspore mother cell. In the micropillar region, means I am talking about the topmost part region, ठीक है। ये जो है आपको जब नीचे वाला पढ़ोगे that time you will come to know, so I'll tell you. Okay, micropillar region में what happens in the माइक्रोपिलार रीजन के नीचे you'll observe इन ट्यूबमेंट्स के अंदर जो मास ऑफ सेल है उसको मैंने बोला न्यूसेलस। ओके, एंड यहाँ पे लार्ज सेल रहता है जिसका साइटोप्लाज्म डेंस रहता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस रहता है। लाइक अगर आप देखोगे ये वाला स्ट्रक्चर जो है I'll explain you here. First what happens, microspore mother cell undergo meiotic division. Okay, then meiotic division means प्लॉइडिटी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है मियोसिस में रिड्यूस्ड बाय हाफ, और मियोसिस से जो बनेगा दैट इज द 4 मेगास्पोर्स। अभी आप लोग बोलोगे मैम यहाँ पे 4 मेगास्पोर्स बने बट इनकी प्लॉइडिटी का मतलब है वेदर इट इज हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। सो यहाँ प्लॉइडिटी इनकी क्या होगी, हैप्लॉइड होगी, बिकॉज यहाँ पे मियोसिस हुआ है। ओके, फीमेल गैमेटोफाइट मतलब मेगास्पोर की बात कर रहे हैं। सो मेगास्पोर फंक्शनल, देखो जब मेगास्पोरोजेनेसिस होता है तो पहले मेगास्पोरोजेनेसिस जो न्यूसिलस होता है, सबसे पहले जो न्यूसिलस मतलब जो इंट्यूबमेंट के अंदर मास ऑफ सेल है उसको मैं बोलूंगी न्यूसिलस। ये जो है ये इट विल अंडरगो डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन होने के बाद ये क्या बनाता है, मेगास्पोर मदर सेल। इसकी प्लॉइडिटी डिप्लॉइड है, कीप इन माइंड। अब जो है मेगास्पोर मदर सेल है ये मियोसिस करता है, और मियोसिस करके मेगास्पोर डायड बनाता है, ठीक है। तो डायड बनाने के बाद इसके पास 4 मेगास्पोर डायड के बाद जो फॉर्म्ड होगा उसको कहेंगे मेगास्पोर टेट्राइड। टेट्राइड में 4 मेगास्पोर होते हैं, ठीक है। 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर जो है डीजेनरेट हो जाते हैं, एक ही मेगास्पोर बचता है एंड दैट इज द फंक्शनल मेगास्पोर। ओके, तो अभी एक बात याद रखनी है, जो एक बचा है ना मेगास्पोर, वही बनाता है फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जनरली पूछते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मतलब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब डिफरेंशिएशन होने के बाद मेगास्पोर मदर सेल बनाते हैं, और मेगास्पोर मदर सेल जो होते हैं वो आगे मियोसिस 1 परफॉर्म करके 4 मेगास्पोर बनाती है जिसको हम मेगास्पोर टेट्राइड बोलते हैं। यही मेगास्पोर टेट्राइड जो होते हैं इनमें 4 मेगास्पोर्स होते हैं जिसमें से 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो जाते हैं और एक ही मेगास्पोर बनता है जिसको हम लोग फीमेल
गैमेटोफाइट बोलते हैं या एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। तो ये जो फॉर्मेशन है एम्ब्रियो सैक का फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर, ओके, उसको हम बोलेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। व्हाई इट इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक? It is called monosporic because here what happens, 4 megaspores are formed, but उन मेगास्पोर में से एक ही मेगास्पोर एक्टिव रहता है, बाकी 4 या फंक्शनल रहता है, बाकी 4 जो होता है डीजेनरेट हो जाते हैं। So that development is called the monosporic development. Okay. Now यहाँ पे प्लॉइडिटी की भी बात करेंगे हम लोग। पहले नीचे देख लेते हैं what it exactly means. Okay. जो देखो यहाँ पे 2 वर्ड है, न्यूक्लियस एंड न्यूसेलस। न्यूसेलस किसको बोलेंगे? जो इंट्यूबमेंट के अंदर मास ऑफ सेल्स है उसको बोलेंगे हम न्यूसेलस। ओके, न्यूक्लियस का मतलब जो सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस। सो जस्ट फोकस ऑन इट एंड ओके। Now what happens, जो मेगास्पोर होगा that is the female gamete of मेगास्पोर, what जो मेगास्पोर का न्यूक्लियस है वो माइटोटिक, माइटोसिस यहाँ होगा, माइटोटिकली डिवाइड होके 2 न्यूक्लियस फॉर्म करता है। एंड ये जो न्यूक्लियस है ये कहाँ चले जाते हैं? ऑपोजिट पोल में चले जाते हैं। वन कम्स एट डाउन can be called as a chalazal pole पे आ जाएगा, और one will go to the micropillar pole. Then next, it will form 2 nucleate embryo sac. ओके, जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फीमेल गैमेटोफाइट, एंड फीमेल गैमेटोफाइट इज नथिंग बट द एम्ब्रियो साइक, राइट? सो जैसे मैंने बताया कि जो न्यूक्लियस है वहां का, इट विल डिवाइड टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई। So दो जो nuclei that will move to the opposite end of that embryo sac. So they'll further perform 2 sequential mitotic nuclear division, result in formation of 4 nuclei. What happens, like mitosis करते हैं तो क्या होता है, 2 से if there is 1 nucleus, it will divide to form 2 nucleus. If there is 2 nucleus, then it will form 4 nuclei. Accordingly, it form 8 nucleate stages. Okay, so here we'll see one more thing is to be kept in mind, is that these mitotic divisions are strictly nuclear. Means what happens in this, nuclear division is not followed immediately by cell wall formation. मतलब cell wall formation के बाद immediately nuclear division नहीं होता है। Now देखो यहाँ पे after 8 nucleated stage हो गया, तो अब क्या होता है, जो cell walls होते हैं they let down. Let down का मतलब होता है कि they just break to formation of a typical female gametophyte. Okay, then that gametophyte is nothing but the embryo sac. Now what you will observe is, inside the embryo sac you will observe out of 8 nuclei, 6 of 8 nuclei are surrounded by the cell wall and are organized into cell. जो वहां पे 8 न्यूक्लिया है उनमें से 6 न्यूक्लिया जो है they'll get surrounded by the cell walls and they are organized into cells. Now what happened about the 2 nuclei? The 2 nuclei is called the polar nuclei. Okay, and these polar nuclei are situated below the egg apparatus in the large cell and the central cell. I'll explain you all those things, like what is egg apparatus, but whatever the things you need to keep in mind, that only I'm telling you. Okay, the next, जो 3 cells होते हैं, देखो अभी क्या हुआ, जो 8 न्यूक्लियाई थे उसमें से 6 cells formed हो चुके हैं, और 2 जो न्यूक्लियाई थे वो उनको हम लोगों ने पोलर न्यूक्लियाई बोल दिया है, ठीक है।
जो कि एग एपैरेटस के नीचे है, लार्ज सेल में एग एपैरेटस के नीचे। when I'll show you the diagram ना, अब बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। अभी थ्योरेटिकली समझ लेते हैं। अभी जो ऊपर जो ये अपनी 6 सेल्स है, उसमें से 3 सेल जो है दे ग्रुप टुगेदर एट द माइक्रोपिलर एंड। ओके, दे ग्रुप टुगेदर एट द माइक्रोपिलर एंड कॉन्स्टिट्यूएंट एग apparatus। और क्या बनाएंगे? एग apparatus बनाएंगे। ठीक है, एग apparatus in turn consist of 2 synergic। अब उसमें जो 3 सेल से बना हुआ है, उनमें से 2 सेल जो है that will consist of 2 synergid और 1 egg cell। मतलब जो 3 सेल्स है उनमें से 2 को हम synergids बोलेंगे और एक को हम egg cell बोलेंगे। ओके, देन जो synergids है, it has a special cellular thickening। ओके, at the at the end, at the micropillar end, मतलब at the tip of the topmost of the ovule, that is called the micropillar region। तो micropillar tip पे synergids form a special cellular thickening जिसको हम बोलेंगे filiform apparatus। What we called it as filiform apparatus। And what is the function of filiform apparatus? It's very important. They generally ask what is the importance of filiform apparatus। तो जो filiform apparatus होता है, it help the it plays an important role in guiding the pollen tube to the synergids। अब वो पोलन ट्यूब को गाइड करता है, filiform apparatus गाइड करता है पोलन ट्यूब को into the synergids। Now देखो, here you will see 3 cells का काम हो गया, अभी 3 cells और बची हुई है। तो वो 3 cells will go to the chelysal and that are called as the antipodal। What we called it as antipodal। Okay, so large cell, central cell has 2 polar nuclei। Okay, that's why we called that embryo sac is typically 8 nucleated and 7 celled। Now let's see how it is। Here comes। Okay, अभी देखो हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी। डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा? हम लोगों ने ये पढ़ा कि फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। ओके, नाउ यहाँ पे अगर देखा जाए, दिस इज माय मेगास्पोर मदर सेल एंड मेगास्पोर मदर सेल के अराउंड ये क्या है? मास ऑफ सेल। मास ऑफ सेल क्या है? न्यूसिलस है। ओके, देखो मैंने आप लोगों को एक सेंटेंस बोला था कि जो ये न्यूसिलस इज नथिंग बट मास ऑफ सेल, उन्हीं सेल्स में से एक सेल जो है वो डिफरेंशिएट होके मेगास्पोर मदर सेल बनाता है। और मेगास्पोर मदर सेल क्या बनाते हैं? मेगास्पोर टेट्राइड। मेगास्पोर टेट्राइड यहाँ पे देखो, पहले तो डायड फॉर्म्ड होगा एंड देन टेट्राइड फॉर्म्ड होगा। ठीक है, दिस इज द माइक्रोपिलर एंड दिस इज द न्यूसिलस मतलब मास ऑफ सेल्स एंड दिस इज द माइक्रोस्पोर डायड। डायड मतलब 2 cells are 2 megaspores are formed followed by microspore tetrad मतलब 4 megaspores will be going to be formed। out of them मैंने क्या बोला था? 3 will degenerate, only 1 will left। okay, उसमें क्या होता है? न्यूक्लियस जो होता है इट अंडरगो माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक का मतलब होता है इट अंडरगो माइटोसिस एंड माइटोसिस से इट विल फॉर्म 2 न्यूक्लियस फॉलोड बाय 4 न्यूक्लियस एंड फॉलोड बाय 8 न्यूक्लियस। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया था 8 न्यूक्लियस में से 6 will convert into cells, organize themselves into cells, and 2 will form 2 nuclei will formed where 2 nuclei will be called as a polar nuclei। Hope I am getting you। Hello, hello,
Hello, am I audible? Yes, ma'am. Okay, great. So, like these two nuclei is called the two polar nuclei. Okay. Now this is my central cell. ठीक है? पहले समझ में नहीं आ रहा होगा what is central cell, what is again all that. So this is my central cell and this is my two polar nuclei. Okay, guys, just pay attention over here. Just count the nuclei, number of nuclei. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 nuclei है. उसमें से क्या बोला था मैंने कि जो 6 nuclei है they organize themselves into cell and जो दो nuclei है they attend themselves as a polar nuclei. Okay, so यहाँ पे आपने देखा कि जो तीन सेल है वो क्या है माइक्रोपोलर एंड की तरफ जाएंगे एंड उनमें से दो को हम क्या बोलेंगे सिनर्जिट्स और एक को हम क्या बोलेंगे एक्सेल. ओके, और सिनर्जिट्स के सामने क्या होगा वहां से क्या अराइज हो रहा होगा filiform apparatus. And what is the function of filiform apparatus? To guide the pollen tube into the synergids. Now here this is my chalazial end and this is my micropolar end. So please guys note down this chalazial end contain the antipodal cells. What it contain? It contain the three nuclei and three nuclei organize themselves into three cells and these three cells are nothing but the three antipodal cells. These are called the antipodal cells. This is the polar nuclei and this is A and 2 synergids. That's why it is called 8 nucleate and 7 celled. Guys, just count 1 cell, 2 cell, 3 cell, 4 cell, 5 cell, 6 cell, and 7 cell. Agree? 7 celled and 8 nucleate. Guys, everybody agreed or not? Let me know. Agreed or not? Agreed or not? Hello? Okay. I hope my screen now is visible. Yes, ma'am. Okay, that's great. Okay, the next topic is pollination. Now, anybody can tell me what is pollination? Everyone knows what is pollination. Just tell me. Tell me what is pollination? Transfer of pollen grains Yes. From what to what? from anther to stigma. Right. Okay. Tell me one thing. If I transfer the pollen grain from one flower to another, will it be called as a pollination? I didn't mention anything, that it is from one stamen or anther of one flower to the stigma of another flower. Will it be called as a pollination? No, ma'am. Okay. So what I will when I will call something is called a pollination means transfer of pollen grains from anther to the stigma of a pistil is called pollination. Agreed? Okay. Now just keep one thing in your mind. Tell me one thing. Both the male and female gamete are motile. Guys, do you all know what is motile and non-motile? Yes, ma'am. What it is? Ma'am, motile means the ability to move. Okay. And non-motile means they cannot move, right? Yes, ma'am. Okay. So
Now here both the gametes are non-motile. Here it is also mentioned, like guys please just look over this. This is so they have to bond together. See, if they want to perform fertilization, both should meet at a place, right? So here they also mention that transfer of pollen grains from anther to stigma of a pistil is called pollination. So flowering plants has a very amazing era, that is to achieve that pollination. So let's see what are see, to perform pollination it can be different types of agents. It can be performed by a biotic or biotic agent. See, pollination can be performed, can be carried out through air, through wind, through animals. Okay, so to perform pollination you need a correct vector. So देखो यहाँ पे आप लोगों का मेंशन नहीं किया, बट आई वांट टू मेंशन वन थिंग, दैट इज टाइप्स ऑफ फ्लावर. अभी देखो पहले हम लोग ये काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ने से पहले आई जस्ट वांट टू नो, टेल मी which flower will called it as a complete flower. आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा और नहीं भी पढ़ा तो अभी पढ़ लेते हैं हम लोग. लाइक कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. अगर कैलिक्स प्रेजेंट है, करोला प्रेजेंट है, एंड्रोशियम प्रेजेंट है, गाइनोशियम प्रेजेंट है, तो मैं उसको क्या बोलूंगी? इट इज अ कंप्लीट फ्लावर. ओके, देन नेक्स्ट, अगर इनमें से कोई भी व्रल एब्सेंट है, दैट मे बी इफ कैलिक्स इज एब्सेंट, either corolla is absent, either androecium is absent or gynoecium absent. If any of them is absent, then I'll call it as a incomplete flower. If these four whorls are present, then only then I'll call it as a complete flower. Okay, then next, now here comes a word, one word, because see whatever the terminologies I'm using here now, these terminologies should be known in your knowledge so that you'll be able to understand the coming terminologies very easily. The next is the bisexual flower या hermaphrodites flower भी बोला जाता है. Bisexual का मतलब क्या है? Both. That flower contain both androecium as well as gynoecium. Unisexual का मतलब it contain either gynoecium or androecium, but not both. Okay. The next, which flower? If I say it is a staminate flower, then what does it mean? If I say it is a staminate flower, what does it mean? Anybody? Staminate, pistillate flower. Staminate means stamen is present. Guys, is my screen is visible to everyone? Yes, ma'am. Okay, great. So then if I'm talking about the pistillate flower, it means only carpels are present. Okay. The next, now monoecious plant, dioecious plant and polygamous plant. These are the three terms that we came across. Okay, so what is the monoecious plant means? Anybody? What is the monoecious plant means? What does monoecious means? Bisexual. No. Okay. Is he saying right? It is a bisexual or unisexual? Right. So he is absolutely right. Monoecious का मतलब होता है a plant that bear both
staminate as well as pistillate. That plant is called the monoecious plant. Then what is dioecious? Dioecious का मतलब it contain only one type of part, whether it be androecium or gynoecium. So polygamous का मतलब क्या होता है? Some plants में क्या होता है पता है? तीनों चीजें प्रेजेंट होती है. लाइक उसमें एंड्रोशियम भी, वो प्लांट जो होगा बाइसेक्सुअल भी होगा. उस प्लांट में बाइसेक्सुअल मतलब मेल एंड फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट होगा. और उस प्लांट में समटाइम क्या होता है कि मेल एंड फीमेल पार्ट भी एब्सेंट हो सकता है. ठीक है, ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं पॉलीगैमस प्लांट्स. नाउ यहाँ पे पॉलिनेशन जो आप लोग अभी न्यूली पढ़ते हो, so इनमें डिपेंड ऑन द सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन्स. पॉलिनेशन आर ऑफ 3 टाइप. ओके, दैट इज ऑटोगैमस, गिटिनोगामी, then xenogamy. These are the 3 types of autogamy you'll be study strictly. So autogamy, what is autogamy? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ. ठीक है, यहाँ पे देखो स्ट्रिक्टली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है व्हाट इट इज. पहली बात तो pollination is achieved within the flower. See here you have to keep something in your mind, that is okay. यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि फर्स्ट लाइन क्या बोलती है? पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर. इसका मतलब क्या है कि वो जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल है, उसमें बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स आर प्रेजेंट. तो इनमें क्या होता है कि सेम प्लांट में ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज परफॉर्म्ड इन ऑटोगैमी. ओके, सो जनरली ऑटोगैमी में क्या होता है कि इनमें लाइक इट इज हैपनिंग विद इन द सेम फ्लावर ना. सो सिंक्रोनी एंड रिसेप्टिविटी. अभी एक ही फ्लावर में स्टिग्मा भी है, स्टाइल भी है. सो दे कम टू नो very easily when this pollen releases and when that stigma receive, and accordingly further steps are taken out. Okay, so like अभी अगर मुझे within the same flower करना है, so stamen and pistil अगर मेरा same plant में है, so what I will call it as self pollination या cross pollination. I need responses, guys. What is self-pollination and what is cross-pollination? What is self-pollination? Pollination का मतलब पता है और self मतलब within ना. Means self-pollination का मतलब होता है when male and female part are present in the same flower, then pollination occur in the within the same flower, तो उसको मैं self pollination बोलूंगी. If pollination occur in two different if pollination occur between two flowers, then I'll call it as a cross pollination. Now see what it is written. To perform self pollination, the male and female part should lie close to each other so that they attain the receptivity more easily. Okay, so that's what it is written. And guys, you need to remember this examples, it's more important. So I'm just highlighting this. Wait. So let's ये oxalis हो गया, volvia हो गया, कॉमेलिना हो गया. ये जो examples हैं they are important.
तो इनको वॉल्विया को जनरली कॉमन पेंसी बोला जाता है। तो ये जो है आपको माइंड में रखने हैं, बिकॉज ये 3 जो एग्जांपल्स है ना, ये आपके इम्पोर्टेंट है। सो नेक्स्ट थिंग इज ऑटोगेमी में 2 टाइप के फ्लावर्स होते हैं। ऑटोगेमी में 2 टाइप के फ्लावर्स होते हैं, दैट इज द चेस्मोगेमस फ्लावर एंड द क्लिस्टोगेमस फ्लावर। तो which flower is called as the chesmogamous flower? चेस्मोगैमस फ्लावर्स उन फ्लावर्स को बोला जाता है जिन फ्लावर्स के पास एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा होता है। क्या होता है? एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा होता है। क्लिस्टोगेमस फ्लावर उन फ्लावर्स को बोला जाता है जिनका जो कभी ओपन ही नहीं होते। ये जनरली एट द टिप, रूट के टिप्स में, रूट के पास में ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। गाइस अगर देखो ये वाला प्लांट का एग्जांपल देखो, ये जो है ना, ये रहते हैं चेस्मोगेमस फ्लावर, मतलब इनमें जो स्टिग्मा और स्टाइल जो होगा वो एक्सपोज्ड होता है, एक्सपोज्ड टू द सराउंडिंग। बट यहाँ पे ये बड्स है, पता है, ये फ्लोरल बड्स है जिसके अंदर स्टिग्मा और स्टाइल है। इट विल गिव राइज टू फ्लावर। बट अभी यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो क्लिस्टो फ्लावर्स होते हैं वो ओपन ही नहीं होते, तो इनमें जो स्टिग्मा एंड ये स्टेमन एंड पिस्टल जो है, दे आर मोर कंफर्टेबल टू परफॉर्म द ऑटोगेमी और द सेल्फ पॉलिनेशन। इनमें क्या होता है कि अभी एक क्वेश्चन राइज होगा कि मैम अगर यहाँ पे ये एक्सपोज टू सराउंडिंग है तो कैन इट इज ऑब्वियस अदर pollen can also come and stick land on the stigma. Then what will happen? So guys, to this what happens, this synchrony of the pollen grain and the receptivity of stigma, ये दोनों को रिलेटेड होती है। तो जब ये स्टिग्मा जो है ये अटेंड करता है, स्टिग्मा जब एक बार मेच्योरिटी अटेंड करता है तो तुरंत ही पोलन ग्रेन उस पीरियड में आके वहां पे लैंड कर जाता है और फर्दर परफॉर्मेंस होते रहते हैं। स्टिग्मा देखो, फ्लावर अगर एक्सपोज टू एयर है, इसका मतलब एनी पोलन ग्रेन कैन कम एंड लैंड ऑन द स्टिग्मा, ठीक है। वी कांट स्टॉप एनी पोलन ग्रेन, बट इफ दे आर परफॉर्मिंग self pollination, so they know to which flower, to which pollen grain they should allow and to which not. Okay, now just see the next term, that is the Geitonogamy. What it is? Geitonogamy. Someone says it as a Geitonogamy, some called it as a Geitonogamy. So Geitonogamy में क्या होता है कि सेम प्लांट होगा बट फ्लावर विल बी द यूनिसेक्सुअल। फ्लावर उनमें जो होंगे ना वो यूनिसेक्सुअल होंगे, सब में मेल पार्ट प्रेजेंट होगा, सब में फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट Geitonogamy, here it is written like a transfer of pollen grain from anther to, yeah, this is see, Geitonogamy का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। या फिर सेम प्लांट का मतलब होगा कि वहां जो फ्लावर्स प्रेजेंट है दे आर यूनिसेक्सुअल। देखो अब इसमें मुझे एक बात बताओ, अगर मेरा एक फ्लावर है स्टेमिनेट, एक फ्लावर है पिस्टिलेट, अगर मेरा स्टेमिनेट फ्लावर का पोलन ग्रेन आके पिस्टिलेट फ्लावर पे लैंड कर रहा है, तो यहाँ पे जो पॉलिनेशन हो रहा है इट इज क्रॉस ना, बिकॉज सेल्फ पॉलिनेशन विद इन द सेम फ्लावर होता है ना। एग्रीड और नॉट? ये समझ में आ रहा है? Geitonogamy में क्या होता है? जेनेटिकली देखा जाए तो इट इज सिमिलर टू ऑटोगेमी बिकॉज बोथ द फ्लावर्स आर बिलोंगिंग टू द सेम प्लांट। But if I'm talking about the pollination, that time I have to focus on the type.
whether it is performing within the same flower, whether it is performing in the bisexual flower, or it is performing into two different flowers that are unisexual. So that time I consider it as a cross pollination. Agreed? Then next is xenogamy. Xenogamy is completely this what we called it as, wait, okay, then okay, here it is written like transfer of pollen grains from anther to the stigma of different plant, then it is called xenogamy. Guys, थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ डिफरेंट प्लांट लिखा है, गिटिनोगामी में सेम प्लांट लिखा हुआ है. इस पोलिनेशन में it is also a type of a cross pollination, but it is genetically different types of pollen grain to be bring to that stigma. Okay, अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा बचा हुआ है, will I'll explain you and after that will stop here only. देखो यहाँ पे क्या है, agents of pollination. Somebody should be there to perform the pollination because both the male and the female part are what, they are non-motile, they cannot from self they cannot perform and they cannot bring about the fertilization. To bring about the fertilization, they need some agent to bring up to follow, to perform the pollination, and after pollination they can bring about the fertilization. So यहाँ pollination perform करने के लिए the agents are of two type, abiotic और biotic. Abiotic मतलब non-living, biotic मतलब living. So abiotic में will be talking about the wind and the water. Wind को हम anemophily बोलते हैं, water को हम hydrophily बोलते हैं. अबायोटिक में आप लोगों ने एनिमल्स के बारे में पढ़ा है, बर्ड्स के बारे में पढ़ा है. बर्ड्स टेक द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन, या हनी बीज हो गया, बीज हो गया, ये लोग क्या करते हैं, पोलन ग्रेन लेके एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में चले जाते हैं एंड इन दिस वे दे कैरिड आउट पॉलिनेशन. ओके, सो ये जो है आप लोगों को ध्यान में रखना है. नेक्स्ट थिंग ये यहाँ पे दिया हुआ है कि पॉलिनेशन बाय विंड में आप लोगों के एग्जांपल्स दे रखे, टैसल्स वगैरह के, दैट विल बी डूइंग in the next lecture. Also in the next lecture we'll be studying about, ये तो आपका हो गया फर्टिलाइजेशन हो चुका है. पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होगा, अभी फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो सैक बनेगा, जाइगोट बनेगा, उनका फर्दर क्या होगा, उनका फेट क्या है, उन लोगों का फ्यूचर क्या है, that will be studying in the coming topic. Now 5 minutes or 10 minutes, those who want to ask the doubt just unmute themselves and ask the doubt till we had studied. Preeti, Sonali, Anjali, Pratiksha, Aryan, no doubts? No, ma'am. You understood everything? Yes, ma'am. Okay then. Shall I ask one question? It's not strictly for a particular student, but the one who understood what I was asked, what I am going to ask, just tell me. Okay, wait. I'll ask only one question, then we'll move. We studied about microsporogenesis, right? Right? Anjali, Pratiksha. Okay, tell me one thing. In microsporogenesis, we talked about pollen mother cells. What we said, sporogenous tissues undergo differentiation to form
microspore mother cell undergo meiosis to form microspore tetrad, and microspore tetrad undergo dehydration to form microspores. Agreed? That time what I said, one microspore will form, one sporogenous cell undergo differentiation to form pollen mother cell. It undergo meiosis to form microspore tetrad, means that time 4 tetrads will be formed, and that tetrads undergo dehydration to form microspores. Now tell me one thing here, how many pollen mother cells are required to form 100 microspores? This is my question. Anyone? Ma'am, can you repeat? How many pollen mother cells are required to form 100 microspores? Uh, 25. Very good. Who had answered this? Ma'am, Preeti. Very good. Means now बाकी सबको समझ में आया है, और you need me to explain? बाकी सबको समझ में आया? प्रतीक्षा, सोनाली, प्रीति, आर्यन? Yes, ma'am. Who did not understand? I'm Sonali. ओके अच्छा देखो, मैंने आप लोगों को क्या बोला पहले, सबसे पहले अच्छा सोनाली मुझे बताइए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? Ma'am, it is the formation of microspores from pollen mother cell through meiosis. It's called microsporogenesis. Agreed? Now मैंने आप लोगों को बताया था कि इस डेफिनेशन को आप एक सेंटेंस में कैसे याद रखोगे. मैंने बोला था जो स्पोरोजेनस टिश्यूज होते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करके क्या बनाते हैं, पोलन मदर सेल्स. क्या बनाते हैं? पोलन मदर सेल्स. यही पोलन मदर सेल्स क्या करते हैं, इट विल अंडरगो मियोसिस एंड इट फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राइड. क्या बनाते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राइड. वो माइक्रोस्पोर टेट्राइड्स जो होते हैं ना, दे आर इन द क्लस्टर ऑफ 4 माइक्रोस्पोर. बट अब इनको इंडिविजुअली 4 माइक्रोस्पोर होने के लिए दे विल अंडरगो डिहाइड्रेशन. तो मेरा क्वेश्चन क्या था, एक पोलन मदर सेल से एक माइक्रोस्पोर टेट्राइड बनेगा, और 1 माइक्रोस्पोर टेट्राइड इज इक्वल टू 4 माइक्रोस्पोर. एग्रीड? मैंने क्वेश्चन क्या पूछा कि हाउ मेनी पीएमसीज लाइक पोलन मदर सेल्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 100 माइक्रोस्पोर. अगर मेरे पास 100 माइक्रोस्पोर्स है, मुझे एक पोलन मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर मिलते हैं, तो 100 माइक्रोस्पोर कितने पोलन मदर सेल से मिलेंगे? सिंपली यू हैव टू डिवाइड 100 divided 4. You'll get the answer. Agreed or not? Yes, ma'am. Clear to everybody? Yes, ma'am. Okay, fine. So here we'll stop the session, and guys, in the next session we'll be comfortably finish this chapter. So whatever the you just go through this chapter, whatever the doubts arises, just note down or pen down in your copy, and surely ask these doubts in the upcoming lecture. I'll be comfortably solve all the doubts. Understood? Yes, ma'am. Okay Yes. then. Thank you so much for the lecture. Okay then, bye. Thank you, ma'am.